इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट और वेव्स। तो सिर्फ ये चार आपके पास सेक्शंस ऐसे होंगे कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एटीपी में आते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, स्पेस का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल हम स्कूल में परफॉर्म कर भी नहीं सकते इस लेवल पे। ठीक है, उसके लिए आपको पता है कि प्रॉपर सेटअप होना चाहिए हाई प्रिकॉशंस के साथ, तभी वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। लाइट लाइट नॉर्मल है, उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। थर्मल जर्नल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर और स्पेस अगर आप जर्नल उसको सोचो भी, ठीक है, तो वो लगेगा कि मतलब वो मुश्किल है, नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि उसमें हमने रेडिएशंस वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो वो रेडिएशंस वगैरह जो है वो इतनी आसानी से तो हम अप्लाई नहीं कर सकते लैब में। इस वजह से वो टॉपिक आपके पास एटीपी का पार्ट भी नहीं है। तो सिर्फ क्वेश्चन आएंगे तो इन चार सेक्शंस में से आएंगे, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगे। ये हो गई सबसे पहली बात कि इन चार सेक्शन पे फोकस होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में सॉरी पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं टोटल चार। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन भी टोटल चार ही होंगे। तीन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा एक जैसा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा। एक क्वेश्चन होता है प्लानिंग वाला, प्रैक्टिकल नहीं नहीं। अच्छा, एटीपी का मतलब यही है ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल। ये वो स्टूडेंट्स लेते हैं, बल्कि 99% 90% स्टूडेंट एटीपी ही लेते हैं, ताकि हमें लैब में प्रैक्टिकल ना करना पड़े। ठीक है, अब जैसे प्राइवेट कैंडिडेट है, अब लेट सपोज वो प्रैक्टिकल ऑप्ट कर ले, तो अब उसको फिर लैब ढूंढनी पड़ेगी कि कोई स्कूल अगर या कोई कॉलेज उसे अलाउ कर दे, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर आप अगर भूल गए कोई स्टेप, तो अब आपके पास घर में लैब नहीं होगी, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? फिर आपको अलग से जाना पड़ेगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, मोस्टली प्राइवेट के लिए। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स भी जो है वो इसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में लैब उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वहां पर जो है वो अलाउ भी नहीं होता। तो उसके लिए उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन रखा है एटीपी। तो जो प्रैक्टिकल आपने लैब में करना था, वो प्रैक्टिकल सारी चीजें आपको पेपर पे लिख कर मिलेंगी। ठीक है, और वो पेपर से आप उस चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, हम एटीपी ही करते हैं। प्रैक्टिकल में आप में से कोई भी इनरोल नहीं होता, और अगर होता है तो डेफिनेटली आपको स्कूल में करवाए जा रहे होते हैं प्रैक्टिकल्स। अदरवाइज आपको पता है कि आप हाँ दिखाने के लिए करवा सकते हैं, उससे इजी हो जाता है समझना। लेकिन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम वीडियोस भी देखकर एक इमेजिनेशन अपनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन होता है प्लानिंग क्वेश्चन। ये बिल्कुल ही अलग होता है, और ये हमेशा आता है। एक क्वेश्चन नंबर 4 प्लानिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इजी है। प्लानिंग में सिंपल ये होगा, मैंने आपको बहुत सारी चीजें लाकर दे दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपने एक प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अब आपने उसके स्टेप्स लिखने हैं कि पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या होगा। जिस तरह मैनुअल होता है ना, मैनुअल में एक एक स्टेप लिखा होता है, तो वो स्टेप्स आपको लिखने होते हैं। तो इसलिए इसको प्लानिंग क्वेश्चन क्या कहा जाता है, कि आप खुद प्लान करते हो उसको। जैसे कल एक ग्रुप में पिक्चर भेजी थी, वो मैं चेक नहीं कर सका, मैं भूल गया था। अभी मुझे याद आया जब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की बात की। लेकिन खैर मैं उसको चेक करके उसकी आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन। तो वो क्वेश्चन बेसिकली प्लानिंग होता है, उसमें आपने देखा कि इतनी सारी डिस्क्रिप्शन आपको दे दी उन्होंने, और उसके फिर आपने आंसर्स लिखे हैं। और आप उस पिक्चर को देखोगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग लिखी हुई है, एडिशनल अपैरेटस, एक्सपेरिमेंट, कांस्टेंट, कंक्लूजन, एडिशनल पॉइंट। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी का है, थर्मल का है, वेव्स का है, किस तरह के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, और नॉर्मली वो एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, कैसे वो आपको समझ आ जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इजी होते हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, उसमें बस वैल्यूज देखकर सब्स्टिट्यूट करना होता है बस हमें।
तो वो एक तरह के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई अलग सा काम नहीं हो रहा होता। ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसे मिलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद 40 मार्क्स का पेपर होता है, 10-10 मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे, या थोड़ा सा मिक्सअप करके भी बना सकते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहली चीज, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ के बारे में पता भी होता है, कुछ के बारे में पता होता है लेकिन इतना एक्यूरेटली नहीं पता होता कि अच्छा इसमें ये भी देखना होता है। ठीक है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इतना प्रिसाइजली यूज ही नहीं करते उनको। इस नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें फिलहाल आपके लिए मैं उन्हें हाईलाइट करूंगा, तो फिलहाल उन्हीं को पढ़ना, बाकी को फिलहाल आप ना भी पढ़ो तो कोई मसला नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा ये जो अपैरेटस था, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, अब ये नहीं आता क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन नोट्स में इंक्लूडेड था तो इसलिए वो है अभी तक इसमें हमारे पास। अच्छा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, पैरेलक्स एरर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रूलर सबको यूज करना आता है, सभी यूज करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में। अब उस रूलर में एक चीज होती है, अक्सर क्या होता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को देखने वाले 10 लोग हैं एक साथ। अब वो टेबल पे, अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रूलर से मैं कोई चीज मेजर करके दिखा रहा हूँ। अब 5 लोग मेरी राइट साइड पे, 5 लोग मेरी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि सेंटर में तो मैं खुद हूँ। ठीक है, तो मुझे तो स्ट्रेट दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये मैं सेंटर में खुद हूँ तो यहाँ से तो मुझे स्ट्रेट दिख रहा है। अब जो यहाँ राइट पर है और जो लेफ्ट पर होगा, प्रॉब्लम उसके लिए है। अब आप ये देखो, उसको साइड से जो है वो क्या वैल्यू दिख रही है, अब मुझे दिख रही थी ये वैल्यू, अब जो साइड से देख रहा है उसे ये दिख रही है वैल्यू। ये देखो इतना चेंज आ गया। इसी तरह जो लेफ्ट से देखेगा उसे भी कुछ और दिखेगा। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि वैल्यू है लेट्स सपोज 70, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे वैल्यू दिख रही है 76। यहाँ वाला कह रहा होगा कि नहीं 77 है, लेफ्ट वाला कह रहा होगा नहीं ये तो 74 है। अब आप ये देखो 3 डिफरेंट रिजल्ट्स हो गए, अब कौन सही होगा? तो इसको देखने के लिए, सर परपेंडिकुलर देखना होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल स्ट्रेट आई साइड लेवल की लाइन में आपने रखनी होती है ऑब्जेक्ट को, चाहे कुछ भी मेजर कर रहे हो आप। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर हो, रूलर हो, रॉड हो, स्प्रिंग हो, कोई भी लेंथ हो, कुछ भी मेजर कर रहे हो आप, तो अगर सिर्फ देख कर मेजर कर रहे हो तो उसको हमेशा अपने लेवल में रखना है आपने। ठीक है, और इस चीज को पैरेलक्स एरर कहा जाता है। मतलब कहीं कहीं वो आपसे सजेशन पूछते हैं, तो उसमें आप इन शॉर्ट पैरेलक्स एरर लिख सकते हो, बजाय इसके आप पूरी स्टेटमेंट लिखो। तो उसकी जगह आप लिख दो पैरेलक्स एरर, वो चीज़ ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी रीडिंग के लिए आपके पास इसमें वैल्यू लिखी हुई, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ताकि आप बाद में भी पढ़ो तो आपको याद आ जाए पैरेलक्स एरर था क्या। डायग्राम में वैसे ज़्यादा क्लियर है, करेक्ट रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। एक चीज़ हो गई बहुत बेसिक। अब रूलर हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ भी हमारी एक नेचुरल सी है, लेकिन हम इतना डीप कभी सोचते नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल है। इसमें देखो आप थ्योरी की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अभी आप इसे छोड़ दो। ठीक है, इसका कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है। ये आपके पास मीटर रूल आ गया और एक मेजरिंग टेप। अब होता यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि लैब में जो टेबल रखी होती है आपके पास बड़ी बड़ी, अब आपसे कहा जाए उस टेबल को मेजर करना है, तो डेफिनेटली आप रूलर से तो मेजर करोगे नहीं, क्योंकि रूलर छोटा होता है, बार बार आप उसे उठा के आगे रखते जाओगे। जैसे क्रिकेट में क्रीज होती है आपके पास, तो उसे भी अगर मेजर करना हो तो आप रूलर से तो करोगे नहीं। ठीक है, आप मेजरिंग टेप से करोगे, या वो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा ट्रेंडल व्हील्स आते हैं जिसमें व्हील चलता जाता है और वो डिजिटली रीडिंग दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन खैर उसकी बात नहीं करते हम, क्योंकि वो लिखना ज़रूरी भी नहीं होता, मेजरिंग टेप काफ़ी होता है। क्योंकि ग्राउंड में आपने देखा वो बड़े बड़े मेजरिंग टेप्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेजरिंग टेप काफ़ी है, इससे ज़्यादा एडिशनल कुछ एडवांस लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। एक और फायदा होता है मेजरिंग टेप का, जैसे टेबल राउंड है साइड से, ठीक है,
तो राउंड होने की वजह से अब अगर लेट सपोज टेबल छोटी भी हो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं रूलर से मेजर कर लूंगा, लेकिन कॉर्नर पे आके आप अटक गए, ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि मेजरिंग टेप में ये आपको एडवांटेज होता है, आप उसे वहीं से रोल करके बेंड कर दो, ठीक है, वो बैंड हो जाएगा और आपकी वैल्यू कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। ठीक है, अब रूलर में क्या होगा, आपको रुक के मार्क करना पड़ेगा कि अच्छा ये यहाँ रीडिंग थी, अब उसके आगे से प्लस करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज रहे कि ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, और मेजरिंग सिलेंडर का भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास आएगा, और इसमें भी बस ये आई साइट वाला लेवल आपके पास स्ट्रेट होना चाहिए। और मेनिस्कस वाली बात भी मैं आगे बताऊंगा, वहाँ इसमें लिखी हुई है, नहीं है बल्कि इधर ही बता देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ इट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑन टेकिंग द रीडिंग मार्क कोइंसाइडिंग विद द लोअर मेनिस्कस। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लोअर मेनिस्कस। होता क्या है कि अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में भी सरफेस टेंशन के बारे में शायद, तो इस डायग्राम को अगर आप बहुत जूम कर लो, इससे ज्यादा मेरे पास तो फिलहाल नहीं हो रही, तो तब आपको एक चीज का डिफरेंस नजर आता है। यहाँ पर ये वाटर का लेवल थोड़ा ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व दिख रहा है आपको। ठीक है, इस कर्व का मतलब ये होगा कि एक लेवल ये वाला है और एक लेवल ये वाला है। ठीक है, तो ये जो आपको लेवल ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अपर मेनिस्कस। ठीक है, और ये जो लेवल नीचे नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं लोअर मेनिस्कस। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है कोई नहीं पूछेगा ना, आपको याद करने की जरूरत है अभी, क्योंकि थ्योरी का पेपर नहीं दे रहे हम। ठीक है, बस ये याद रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क कोइंसाइडिंग विद द लोअर मेनिस्कस, तो अगर कहीं पर आपके पास पिक्चर बनी आए और वो आपसे दो अलग अलग लेवल पूछ रहे हो, तो आपने कौन से वाले को सिलेक्ट करना है, लोअर को। सिंपल। ठीक है, और पैरेलक्स एरर को अवॉइड करने के लिए स्ट्रेट देखना है, लोअर मेनिस्कस को स्ट्रेट देखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें मुश्किल नहीं है ना, आपने ज्यादा डिटेल में सोचना है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद आपके पास पहली बार ही हो कि इस तरह की आप चीज देख रहे हो कि अच्छा इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी के स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो उसे पता होगा ये, कि सेट स्क्वायर और रूलर को आप पेयर में भी यूज कर सकते हो। और इसको पेयर में यूज करने का क्या रीजन है, क्यों करते हैं और क्या एडवांटेज है, अब आप यहाँ देखो एक एग्जाम्पल बनी हुई है आपके पास। अब इस एग्जाम्पल में कहा, अब आप ये देख रहे हो ये सारे वही कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो हमारे जर्नल फिजिक्स के टॉपिक में होते हैं थ्योरी के। ठीक है, तो ये जर्नल फिजिक्स के कंपोनेंट्स की बात हो रही है अभी। इलेक्ट्रिसिटी में कोई इतना खास है नहीं, ठीक है, तो उसमें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थर्मल में भी कोई इतना ही खास नहीं है, जर्नल में ज्यादा होती है क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग्स तो इन्हीं से आती हैं। अच्छा, अब ये सेट स्क्वायर, ये आपके सामने सेट स्क्वायर और रूलर एक पोजीशन में बने हुए हैं ऑलरेडी। इसका एडवांटेज क्या होता है, अब इसका एडवांटेज ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने हैंग किया हुआ है कहीं पर। अब कोई आपसे पूछ रहा है इस स्प्रिंग की लेंथ बताओ। ठीक है, अब वो स्प्रिंग वहां हैंग कर रहा है। अब आप क्या करोगे, अगर रूलर उसके साथ टच करोगे तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और रीडिंग लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी। मतलब एग्जैक्टली क्या उसकी लेंथ है, मतलब ये जो रिंग बने हुए इसके, इस रिंग को हम काउंट नहीं कर रहे, या अगर काउंट कर भी रहे हो यहाँ से, तो ये जहां पर एंड हो रहा होगा लास्ट, इसको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, मतलब आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा 7.4 है 7.5 है। तो इसको और एक्यूरेट करने के लिए और प्रिसाइज करने के लिए आप क्या करते हो, आप सेट स्क्वायर यूज कर लेते हो। ठीक है, अब आप ये देखो सेट स्क्वायर से क्या होगा, आपने बिल्कुल उसके लेवल पे रखा और इससे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कहाँ पे टच कर रहा है स्केल को या रूलर को। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान से देखना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये वाला लेवल है और इस लेवल में कौन सी वैल्यू आ रही है, उसको मार्क कर दिया बस, वो आपके पास सिंपल आंसर हो जाएगा। और ये पूछते हैं एग्जाम में कि विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर एक्सप्लेन हाउ वी यूज टू फाइंड आउट दिस थिंग, और जो भी क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे होंगे
तो ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो फिलहाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अभी तक कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। प्रोटेक्टर लाजमी होना चाहिए। ये खैर लाइट में आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, एंगल मेजर करने में। यूज़ तो सबको करना आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी, ठीक है? अभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम इसे अ, ठीक है, फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। अभी इसमें और भी चीज़ें, ये नहीं कि चीज़ें खत्म हो गई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ के बारे में भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि एक एक करके हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, सब एक साथ नहीं कर पाएंगे। टॉपिकल फाइल्स आपको इसकी भी मिल जाएगी। ठीक है, ये टॉपिकल है 2018 से 2023। इनफ होते हैं आपको, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखो क्वेश्चंस की मैं कैटेगरी दिखाता हूँ। एक तो ग्राफ वाला होगा, वो बिल्कुल अलग है। ग्राफ को अभी हम आज नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के लिए एक पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, कि इसमें जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा अलग होता है हमारे थ्योरी वाले ग्राफ से। इसमें कंप्लीट आपने फोकस से बनाना होता है। ठीक है, इसमें बस अच्छा, पहले लेटेस्ट से शुरू करते हैं। अभी हम रीजन प्लानिंग वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे, ग्राफ वाला नहीं कर रहे। ठीक है, अभी ये दो हमारे फोकस नहीं है आज की क्लास के, तो उन्हें भी आप फिलहाल अपने अ, उसमें नहीं रखना कि हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले एक जर्नल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब आप इसमें देखो करना क्या है। अब आप इसमें ये भी देखना कि सब कुछ लिख कर देंगे वो आपको, क्योंकि आप खुद तो प्रैक्टिकल कर नहीं रहे, वो आपको बता रहे हैं चीजें। तो इस वजह से आपको यहाँ पर सारी हेल्प आउट मिलेगी। सैंड इज अ ग्रेन्युलर मटेरियल composed ऑफ वेरी स्मॉल irregularly shaped mineral particles। ठीक है, a student determines the density of sand by two method। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डेंसिटी दो मेथड से फाइंड की है। अब सबने थ्योरी में डेंसिटी पढ़ा है, लेकिन अगेन आपने नहीं सोचना कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको वो खुद से बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी उसने दो तरह से फाइंड करने के मेथड यूज किए। फिलहाल आपके पास दो मेजरिंग सिलेंडर है, और इस मेजरिंग सिलेंडर से आप ये चेक कर रहे हो कि एक जगह पर मास 76 नजर आ रहा है, एक जगह पर सैंड इंक्लूड की गई है, और उसका मास 219 नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये देख रहे हो सारी चीजें कितनी क्लियर दे रहे हैं आपको। अब आ गई पहले मेथड वन की बात। अब मेथड वन में उसने क्या किया? द स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर एज शोन इन फिगर 1.1। अच्छा, इसने 250 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, ये इसका मास इसने नोट किया। ये सिर्फ मेजरिंग सिलेंडर का मास है 76। ठीक है, शी पोर्स सैंड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजर द मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, जो पिक्चर नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है, ये इस वाले की बात हो गई। ठीक है, और ये इस वाले की बात हो गई। इन शॉर्ट इसने आपको ये बताया अभी तक। यूज द वैल्यू शोन इन फिगर 1.1 एंड फिगर 1.2 टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सैंड। देखो कितना सिंपल सा पार्ट है पहला। ठीक है, आपको पता है कि सिलेंडर का मास जो है वो 76 है, क्योंकि सबसे पहले जो 76 इसने फाइंड किया ये बिल्कुल खाली सिलेंडर का किया है। इसका मतलब है सिलेंडर का अपना मास जो है वो 76 है। जब सैंड के साथ किया तो 219। अब वो कह रहे हैं कि मास ऑफ सैंड फाइंड करना है। इसका मतलब है दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यस, तो अब आप ये देखो, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है एक सिंपल सी। इसमें कुछ आपने इक्वेशंस नहीं लगानी, फॉर्मूलाज नहीं लगाने। 219 माइनस 76।
219 माइनस 76, 143 ग्राम्स। वैसे लिखा हुआ यूनिट, मसला नहीं है। अब आप ये देखो, कुछ वैल्यूज वो आपको खुद भी दे रहे हैं। द स्टूडेंट मेजर्स द वॉल्यूम V1, उसने खुद ही नोट करके आपको लिख कर दे दिया कि ये था। सही है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द डेंसिटी। ठीक है, अभी भी डेंसिटी के फॉर्मूला को नहीं सोचना आपने। यूज द वैल्यू फ्रॉम पार्ट A1 एंड द इक्वेशन इज, यू कैन सी इट इज गिवन। इक्वेशन भी आपको खुद से दे रहा है, तो थ्योरी तो आप भले भूल भी जाओ तो अभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें आपको देगा। तो खैर, डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मास की वैल्यू अभी हमने खुद निकाली है पिक्चर देखकर, 143 डिवाइडेड बाय V1, उसने खुद निकाल कर दे दिया था आपको 108। ठीक है, तो 143 डिवाइडेड बाय 108 कर लो आप, 1.32 या 1.3 भी लिख सकते हो। यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट नहीं छोड़ना, यूनिट लाजमी लिखना, क्योंकि दो उसने लिखे हैं, तीसरा उसने नहीं लिखा जानबूझ के, ताकि आप लिख कर दिखाओ। अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट, क्योंकि एक पार्ट हमने कर लिया। अब आ गया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में वो आपसे अब थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो पूछना चाह रहे हैं, और वो सिनेरियो भी देख लेते हैं हम कैसा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके पास है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो उन्होंने जूम लेवल करके आपको दिखाया है उस सिलेंडर और सैंड का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम अपर मेनिस्कस लोअर मेनिस्कस की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने भी पिक्चर को जूम इसलिए किया था क्योंकि वो तभी नजर आता है, अदरवाइज नहीं नजर आता। तो यहाँ पर भी आपको जूम करके दिखा दिया। और इस सिचुएशन में आप ये देख रहे हो कि सैंड के ऊपर वाटर आ गया, पहले वाटर नहीं था, अब आ गया वाटर। अब करना क्या है, पहले तो उस मेथड की कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है उन्होंने। 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर उसमें ऐड कर दिया, जिसमें पहले से सैंड थी। और सम ऑफ द वाटर सोक्स इनटू द सैंड सैंपल, कुछ उसने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सैंड वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड शी वेट्स फॉर द वाटर लेवल टू बिकम कांस्टेंट। और जब तक वो एब्जॉर्ब हो रहा था, तो वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हिल रहा होगा, लेकिन जब वो कर लेगी एब्जॉर्ब सैंड जितना उसने करना है, फिर उसके बाद वाटर एक जगह स्टिल हो जाएगा। वो स्टिल हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास डायग्राम उन्होंने आपको दे दी, पिक्चर दे दी, पिक्चर में से आप ये देखकर बताओ वॉल्यूम कितना है। ये जूम करके आपको दिखाई है वैल्यू, और इसमें से आपने देखकर बताना है कितनी है। कितनी बनेगी, अब आप ये देखो 150 है, 150 के बाद 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लाइंस का गैप है। इसका मतलब है ये 152, 154, 156, 158 और 160 इस तरह से होगी। और अभी हमने बात की थी लोअर मैनिस, 154। 154 राइट, क्योंकि आपने लोअर मेनिस्कस को कंसिडर करना है। 154। देन वी हैव सेकंड पार्ट, कैलकुलेट एन अदर वैल्यू फॉर द डेंसिटी। एक और वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहे डेंसिटी की। एक डेंसिटी फर्स्ट पार्ट में की थी, अब ये दूसरे पार्ट की डेंसिटी है। इसमें भी फर्स्ट पार्ट ए और बी से आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, वैल्यू यूज कर सकते हो, ये फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें के की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 100 है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि वैल्यूज और फॉर्मूला खुद दे रहे हैं वो आपको, बस आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो एम की जगह पर, एम एम तो वही था बल्कि
उन्होंने कहा है A पार्ट 1, A पार्ट 1 में अभी हमने, ये रहा A पार्ट 1, 143। इसमें क्वेश्चन थोड़े इसी तरह लेंदी होते हैं तो बार बार वैल्यूज देखनी पड़ती हैं। 143 डिवाइडेड बाय V2। V2 अभी हमने यहाँ फाइंड किया 154। नहीं भी समझ आए तो लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, मिल जाएगा आराम से। माइनस के उन्होंने अभी कहा 100 है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते जल्दी से। 143 डिवाइडेड बाय 154 माइनस 100, 2.64, 2.648, 2.648, इसे हम 65 कर देंगे। और डेंसिटी है, यूनिट फिर लिखेंगे इसके साथ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कभी कभार वो खुद भी कह देते हैं कि इसका यूनिट भी लाजमी लिखना, तो उसमें तो लाजमी हो जाता है। इनमें अगर आप भूल जाओ गलती से तो मिल जाते हैं, चांसेस होते हैं वो दे देंगे, लेकिन जहाँ लिखा होगा कंपलसरी तो वहाँ कंपलसरी। लेकिन फिर भी आपने कोई चांस नहीं छोड़ना, आपने कंप्लीट करना है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट। ऑन फिगर 1.4 ड्रॉ एन एरो शोइंग द करेक्ट लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब इस डायग्राम में वो बस आपसे यही कह रहा है कि आप एरो बनाओ कि करेक्ट लाइन ऑफ साइट, मतलब जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वॉल्यूम को, वो कौन सी होगी, ठीक है। अब आप ये देखो, कॉपी पेस्ट है, अभी हमने यहाँ बात की थी, ये बनाने को कह रहे हो आपसे, ठीक है। आई बनाना जरूरी नहीं है, लाइन बनाना जरूरी है बस। तो आपने बस लाइन बनानी है, ठीक है। लाइन बना दोगे आप यहाँ पर लोअर मेनिस्कस के साथ, ठीक है, बिल्कुल सही। और लेफ्ट में भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो। वो हमने दोनों ने एक साथ ही वहां पर मार्क कर दिया आप, लेकिन लेफ्ट से भी बना सकते हो। आप आई को यहाँ पे लिख देना, ड्रॉ नहीं कर रहे तो बस लिख देना कि आई यहाँ पर है। लोअर मेनिस्कस के साथ ही बनेगा हमेशा, क्योंकि ये अभी हमने यहाँ पर हाईलाइट किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके नोट्स कंपाइल किए हुए हैं, ताकि आपको लिखना ना पड़े, हर चीज़ आपको इसी में मिल जाएगी। जो हाईलाइट कर रहा हूँ पीडीएफ में, उन्हीं को फोकस करना है और उसी के साथ वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। दिन आपके पास बहुत है, एक एक दिन एक एक, ये वाले जो क्वेश्चन है ना इस तरह के, इनमें कोई एक दो पार्ट ऐसे होते हैं एक दो मार्क के लिए जो कभी कभी समझ नहीं आते। बाकी आपने देखा कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। अभी इतने सारे पार्ट्स आपने देखे, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आप ना कर सकते हो। आपको नहीं भी पता होता कि ये पेपर एटीपी है, आपको मैं देता तो आप आधा क्वेश्चन तो खुद भी सॉल्व कर देते, क्योंकि आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल रही थी, बस आपने सब्स्टिट्यूट करनी थी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सप्लेन वाले पार्ट है ना, ये थोड़े से तंग करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सजेशन खुद से देनी होती है सोच के। another student wants to determine the density of the particles in a similar sample of stand. Explain why method 1 would not be suitable method for him to use. मेथड 1 सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, इसमें सिर्फ सैंड ली थी उसने, सैंड का वॉल्यूम निकाला, मास निकाला, डेंसिटी निकाल दी, ठीक है। मेथड 2 में हमने क्या किया था, इसमें वाटर भी था, ठीक है। मतलब इसमें मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ वाटर एंड सैंड, फिर उनको माइनस करके वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ी सी डिटेल थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जो मेथड 1 था जिसमें आपने सिर्फ सैंड भरी थी ये, और जो मेथड 2 है जिसमें आपने वाटर भी डाल के इसको फिल करके और वॉल्यूम वगैरह निकाला है, तो ऐसा मतलब क्या रीजन है, या क्या आपको लगता है कि मेथड 1 जो है वो इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है, मेथड 2 ज्यादा सूटेबल है। फिर पैरेलल एरर। पैरेलल एरर ठीक है, लेकिन फिर बिकॉज वो लाइक आप पे रीडिंग डिपेंड लिटिल। करता है, वो तो हाँ, वो तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने दोनों में रीडिंग नोट की है। लेकिन दोनों में जो मेथड अलग अलग यूज किए ना उसने,
उसने ऐसा क्यों किया। अच्छा, एक आंसर आपने भेजा है, वी विल राइट बिकॉज ओनली सैंड कैन नॉट हेल्प टू आइडेंटिफाई बिकॉज ओनली वन वॉल्यूम विल नॉट हेल्प। अच्छा, वॉल्यूम जो है ना, हाँ आप ये लॉजिक ठीक है, वो थ्योरी में जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई करके देखना चाह रहे हो कि वो अप्लाई हो सकती है या नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका जो लॉजिकल एक और रीजन हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि एक तो हमने वॉल्यूम लिया था एम्प्टी उसका मेजरिंग सिलेंडर का, फिर उसके साथ लिया था सैंड के साथ, तो वॉल्यूम तो दो थे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, अच्छा आपने जो मैन क्या बात की थी लोअर मेनिस्कस वाली, उसमें थोड़ा बहुत क्लोज था आंसर। क्योंकि आप ये देखो, जब सैंड का लेवल था तो सैंड का कितना इरेगुलर सा लेवल है, तो इसमें मेनिस्कस दिख ही नहीं रहा। हम अगर यहाँ से रीड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ से रीड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है, और अगर किसी ने इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा, तो सैंड का जो ऊपर वाला लेवल है वो फिर हिल जाएगा, वो फिर टेढ़ी मेढ़ी आपको ऑब्जर्वेशन देगा। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। वाटर डालने से क्या हुआ कि सैंड ने एब्जॉर्ब किया वाटर, इसकी वजह से जो गैप थे ना उसमें वो फिल हो गए, और वो आपके पास प्रॉपर एक प्लेन लाइन बन के आई है अब। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसलिए मेथड वन इतना अच्छा नहीं है जितना मेथड टू आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन हो गया। एक मार्क के लिए बहुत ज्यादा लंबा करके नहीं लिखना आपने, बस आप ये लिख दोगे, इन मेथड वन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर फॉर सैंपल बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन देम। ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा, एक्सप्लेन व्हाई मेथड टू वुड गिव अ मोर एक्यूरेट वैल्यू फॉर द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन दिस सैंपल ऑफ सैंड। अब वो पूछ रहे हैं कि जो मेथड टू है वुड गिव यू अ मोर एक्यूरेट वैल्यू फॉर द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सैंपल ऑफ द सैंड। तो अब टू हमें क्यों ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि वाटर की वजह से वो जो गैप थे ना पहले पार्ट में जो हमने लिखा, ये जो गैप थे सैंड के बीच में, उसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा आएगा, क्योंकि वो गैप आपने फिल नहीं किए थे। ठीक है, और जब वाटर वो सोक करेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी, तो वो गैप फिल होना शुरू हो जाएंगे और आपके पास फिर एक प्लेन लेवल बनेगा और वॉल्यूम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो, क्योंकि जो एयर पार्टिकल होंगे ना वो भी खत्म हो जाएंगे। वाटर डिस्प्लेसेस एयर पार्टिकल, जैसे इंजेक्शन में भी आपने देखा होगा कि इंजेक्शन में भी हम एयर जो बबल होते हैं उसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए वाटर यूज किया है, क्योंकि एयर तो हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही नहीं है। सो वाटर डिस्प्लेसेस एयर एंड ऑल्सो फिल्ड आउट द गैप्स बिटवीन सैंड पार्टिकल्स। और उसके अलावा वो अब आपसे पूछ रहे हैं, अब ये जो लास्ट वाले इस तरह के पार्ट होते हैं ना 2-3 मार्क के, ये थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग लगते हैं, अदरवाइज इजी होता है। State two possible sources of inaccuracy in measurements taken in method 1 or method 2, even if they are carried out carefully। तो आपने बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया लेकिन फिर भी आपके पास जो है वो
कोई दो पॉसिबल सोर्सेज ऐसे बताने की जिनकी वजह से रिजल्ट आपके पास सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें पैरेलक्स एरर का नहीं लिखना आपने, क्योंकि पैरेलक्स एरर उन्होंने आपसे खुद पूछा है यहाँ पर, ठीक है, और उन्होंने यहाँ शो भी किया है। तो पैरेलक्स एरर इसमें नहीं है, क्योंकि वो आपने खुद ही लिखा है, उन्होंने आपको नहीं दिया, वो आपने खुद नोट किया है यहाँ पर। उसके अलावा बताना है आपने। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और इसमें कोई इतना मसला भी नहीं है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप दो तीन क्वेश्चन जब करोगे ना तो एक दूसरे से वो काफी मिलते जुलते आपको कोई ना कोई पार्ट नजर आएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी पहला फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये सोचो कि ये कैसे पता चल रहा है, तो डेफिनेटली पहले क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो बाकी क्वेश्चन जब हम देखेंगे ना तो उसमें पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े लिंक होते हैं, कॉन्सेप्ट्स लिंक होते हैं, तो उसमें आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये वाला हमने वहां भी किया था, वहां हमने ये आंसर लिखा था, तो यहाँ पर भी वही आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें मेनिस्कस वाला जो आंसर है ना, इस बार वो नहीं लिख सकते हम, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि अगर आप बहुत केयरफुली भी एक्सपेरिमेंट करते हो, केयरफुली करने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर मेनिस्कस वाला पार्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि मेनिस्कस वाला पार्ट तो उन्होंने हमसे ही पूछा था, वो तो हमने खुद बताया यहाँ पर, और क्योंकि हमने यहाँ ड्रॉ किया है, तो अगर आप मेनिस्कस वाला पार्ट लिख रहे हो इसका मतलब है आप अपने ही आंसर के अगेंस्ट जा रहे हो, ये जो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था। ठीक है, कि उन्होंने लिखा हुआ कैरिड आउट केयरफुली, केयरफुली का मतलब है ये चीजें हमने फोकस में ही रखेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यही पहली चीज है जिस जो आपके भी माइंड में आई कि ये एरर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे आपने यहाँ देखा, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इसकी बात नहीं हुई थी कि इसका सरफेस फ्लैट हो, उन्होंने भी नहीं लिखा, किसी मेथड में नहीं लिखा हुआ था, ना गिवन है कहीं भी। इसका मतलब है इस चीज को अभी हमने फोकस ही नहीं किया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट जितना भी हमने पढ़ा, इस लेवल को फ्लैट करने की बात कहीं भी नहीं आई, या हमने ही डिस्कस की थी बस। ठीक है, एक रीजन ये लिख सकते हो आप, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल कोई रीजन सोचना पड़े हमें, इतना भी नहीं सोचना हमने। ठीक है, एक ही रीजन ये हो गया। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जो आपने ये मशीन यूज की थी मास मेजर करने के लिए, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ये इतनी लो वैल्यूज को मेजर ना करता हो एक्यूरेटली, तो ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि आपने जो मेजरिंग सिलेंडर यूज किए हैं, अ, अब आपका एक्सपेरिमेंट आप देखो कितना कम था, 219 ग्राम्स, छोटी वैल्यू थी, और इसकी जगह पर आप 1 लीटर का मेजरिंग सिलेंडर ले आओ, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपकी वैल्यूज इतनी ज्यादा नहीं है, 219 ग्राम्स का मतलब है 250 ग्राम्स, आपको पता है 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 आपने जो है वो करना है एक्सपेरिमेंट 1 kg के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, और उसके लिए आप जो है वो अच्छा खासा बड़ा मेजरिंग सिलेंडर ले आओ। तो उसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगेन आप जब रूलर यूज करते हो, रूलर में इंचेस भी होता है, सेंटीमीटर भी, सेंटीमीटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें वैल्यू एक्यूरेट मिले। इंचेस में गैप ज्यादा होता है, वो बड़ी वैल्यूज के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी यही काम करोगे कि अगर आप बड़े मेजरमेंट का मेजरिंग सिलेंडर ले आओगे, तो आपको फिर जो है वो प्रॉब्लम होगी इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे। सही है।
मेजरिंग सिलेंडर। इसके रीडिंग मार्क्स या ग्रेजुएशन वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है। सिंपल करने के लिए मैंने रीडिंग मार्क्स लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए ग्रेजुएशन हमने क्यों लिखा था। ये बहुत ज्यादा लार्ज होंगे। आर टू लार्ज, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में आप देखो, सिर्फ ये लास्ट के 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स के छोड़कर बाकी आपने इजीली कर लिया खुद से, मतलब कर सकते हो अगर आपको दिया जाता। क्योंकि अभी क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था, 3 पेजेस पे गया है, तो स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास हो हार्ड कॉपी में तो इजी होता है, या आपके पास खुद स्क्रीन पर हो तो इजी होता है करना। आप अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर सकते हो। तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते। ये एक कैटेगरी थी, ठीक है। जैसे एक पार्ट आपसे बनवा लिया उसने, कुछ वैल्यूज दे दी, फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के जर्नल फिजिक्स में भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में भी होंगे। इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई मुश्किल नहीं होगा, उसमें भी इसी तरह रीडिंग होती है। उसमें अब वोल्ट मीटर होगा, एम मीटर होगा, थोड़ा सा सर्किट बने हुए आएंगे। लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो नहीं है इस बार, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारा फोकस जर्नल फिजिक्स पे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं याद करना। वो जो थ्योरी में पढ़ा था ना, वो अब एमसीक्यूज के लिए याद रखना, क्योंकि वो एमसीक्यूज में काम आएगा। उसको भूल नहीं जाना। आप ये कि एमसीक्यूज की भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो। मतलब आप ईयरली पेपर 2024 2023 में से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साइड बाय साइड करते रहना, ठीक है। एटीपी के बाद मैं भी करवाऊंगा, लेकिन आप करते रहना, वरना थ्योरी भूल जाओगे आप, ठीक है। फिर बड़ा मसला हो जाएगा, दोबारा से चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें अभी एक पेंडुलम है। पेंडुलम जो होता है उसमें ऑसिलेशंस होती हैं। एक ये अलग टाइप की कैटेगरी का एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कल, ठीक है। अभी हम पेंडुलम वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी पेंडुलम को आप नहीं छेड़ना। ये देखो, ये ग्राफ है, इसमें आप देखो कितना डिटेल ग्राफ दिया आपको, सही है। ये आपने खुद ड्रॉ करना है। कल मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक टेबल दे दिया, इसमें वैल्यू है, और ग्राफ आप देखो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो इसका मतलब है अच्छे खासे मार्क्स सिर्फ इस ग्राफ के मिल रहे हैं। तो कल आप लाजमी ग्राफ पेपर अपने साथ रखना, एक एटलीस्ट एक तो रखना, ठीक है। ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस कर सको मेरे साथ। वरना देख तो लोगे आप, लेकिन जब बाद में खुद करने लगोगे ना, फिर भूल जाओगे। क्योंकि देखने में सिर्फ और करने में आपको जो है वो काफी डिफरेंस आ जाता है फिर। इसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ग्राफ बुक रख लो और अच्छी बात है। अगर आप प्रिंट आउट कर सकते हो इस पेपर को, तो आप ये है कि मतलब अगर लेट्स सपोज आपके घर पे प्रिंट आउट की फैसिलिटी है अवेलेबल बहुत इजीली, तो आप उसके प्रिंट आउट निकाल लो घर पे ही। ग्राफ बुक अगर है तो अच्छी बात है, परचेज नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है, प्रिंट आउट निकाल लो जैसे इजी हो, ठीक है। मतलब ग्राफ पेपर इंटरनेट पे मिलते हैं, आप उसको एज इट इज प्रिंट आउट निकाल लो बस, अगर फैसिलिटी है आपके पास। अदरवाइज ग्राफ बुक ले लेना आप, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है आपने। 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो बाकी पार्ट इसमें मुश्किल नहीं होता, इसमें ग्राफ बनाने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लो, बाकी का क्वेश्चन 1-1 मार्क के थे, 11 मार्क का ये भी पूरा हो गया। बस ग्राफ बनाने इसमें इंपॉर्टेंट था, सही है। ये चीज हो गई। तो कल हमारा मेन फोकस होगा सबसे पहले ग्राफ का, और ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। ये देखो, एक और क्वेश्चन ग्राफ का गया है। लेकिन ये कि इसके ये जो 1-2 मार्क्स वाले ऊपर नीचे वाले पार्ट्स है ना, ये आप कर सकते हो, ग्राफ छोड़ देना, बाकी कर लेना, ठीक है। अभी देखो, एक और ग्राफ आ गया, ठीक है। और ये वाला प्लानिंग वाला क्वेश्चन है, ये तो हम अभी लास्ट में देखेंगे, इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे। हाँ, अब इसमें ये है कि आपको ये फाइल में दे दूंगा, और इसमें से आप भले स्टार्ट से देख लो, लास्ट से देख लो। इसके साथ साथ जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की भी फाइल्स में दे दूंगा। लाइट को सिर्फ छोड़ देना। लाइट के लिए अलग से हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि लाइट आपको पता है थोड़ा डिटेल होता है, और इसमें कन्फ्यूजन भी आपको रहेगी रे डायग्राम की वजह से। थर्मल वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये देखो, इसमें भी वही सेम सिनेरियो है, वही ग्राफ है। तो आप ये देख लो, ग्राफ वाला पार्ट हर किसी में आ सकता है, तो वो एक अलग इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि आज पहला था डिटेल, फर्स्ट क्लास थी एटीपी की, इसलिए थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट किया है। तो इसमें ये कि आपको ये सारी फाइल्स मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव लिंक पे, तो आप अपने पास डाउनलोड करके जो सादे सादे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। कल फिर हम ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, और मैं फिर आपको और कैटेगरीज के भी क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे करने। पैटर्न वही होगा, बिल्कुल लास्ट में जाओ फाइल के, 2023 से स्टार्ट करो। ठीक है। ताकि लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको पहले मिल जाएं। ठीक है। ये बाय मिस्टेक एक इसमें सॉल्व हुआ है, चलो ठीक है, आपको हेल्प कर देगा। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है। तो लास्ट इससे स्टार्ट करना। कोई भी बुकलेट सारी डाउनलोड कर लो, भले 4 ही है इसमें, 4 नहीं, मैं आपको सिर्फ अभी 2 ही दे रहा हूँ, या 3 दे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी दे दूंगा, चलो लाइट नहीं दूंगा क्योंकि लाइट हम अलग से करेंगे, वरना उसको खोलोगे तो फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है शुरू से ही। और एमसीक्यूज के लिए टॉपिकल जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं दे दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर से भी कर लो, क्योंकि अब तो आपने पूरा पढ़ लिया थ्योरी, आप ये कर सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल अपने पास पेपर पे आप गए, आईजीसीएसई लेट सपोज, आपने पास पेपर खोला अपना, क्वेश्चन पेपर ये आ गया। ठीक है। आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, शुरू वाले क्वेश्चन शुरू के चैप्टर से होंगे। अब आप ये देखो, जैसे डेंसिटी और मास वेट, मास डेंसिटी, फोर्सेस, मोमेंटम, एनर्जी, एनर्जी, और अब ये देखो 9 से थर्मल आ गया। ठीक है। तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो पार्ट आपने प्रैक्टिस करना है, जैसे आपने जर्नल फिजिक्स पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, आप शुरू के जहाँ जहाँ तक उसके क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो कर लो। ठीक है। मतलब आप एक एयर के सारे वेरिएंट खोलो। ठीक है। जैसे ये किसका वेरिएंट था, ये इसका दूसरा वेरिएंट आ गया, और इसका तीसरा वेरिएंट आ गया। ठीक है। आप तीनों वेरिएंट्स रखो, और तीनों वेरिएंट्स के सिर्फ जर्नल फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व कर लो। इसमें से जर्नल फिजिक्स का कर लिया, दूसरे में से कर लिया, तीसरे में से कर लिया, ऐसे। फिर अगले दिन थर्मल पढ़ लो, फिर इन तीनों के थर्मल वाले पार्ट कर लेना। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है। तो फिर कल हम ग्राफ से कंटिन्यू करेंगे, और बाकी एटीपी के पार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैंने आपको लिंक भेजा था रिकॉर्डिंग का, तो उसमें बाकी टॉपिक्स की भी रिकॉर्डिंग है। तो अगर आप खुद से करना चाहो तो आप वहां से भी देख सकते हो, ग्राफ वाली भी उसमें रिकॉर्डिंग है। तो आप अगर उसको देख लो तो आपकी चॉइस है, अगर नहीं भी देखते तो हम कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।